Today I'm going to discuss a new topic and the topic is the mucosal vaccine. तो ऐसी वैक्सीन जो कि डिलीवर करे अक्रॉस द म्यूकोजल बैरियर। तो ऐसी वैक्सीन जिसको म्यूकोजल बैरियर पे डिलीवर किया जाता है वो म्यूकोजल वैक्सीन है। और वेरियस स्पीशीज़ में इस टाइप की वैक्सीन्स है जिसको कि म्यूकोजल बैरियर के यहाँ पर डिलीवर किया जाता है। तो ये म्यूकोजल बैरियर पर आने के बाद में स्टिमुलेट करती है हाई लेवल ऑफ लोकल इम्यूनिटी, है ना। हाई लेवल ऑफ लोकल इम्यूनिटी मतलब जहाँ पर म्यूकोजा है वहाँ पर सबसे पहले ये लोकल इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगी। मोस्ट रिलेवेंट टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन बाय द पैथोजन। और ये बहुत ज़्यादा किससे रिलेवेंट है? साइट ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि जहाँ म्यूकस है वहीं पर साइट ऑफ इन्फेक्शन है। तो कोशिश ये करेगी कि वहाँ पर इम्यूनिटी बूस्टअप हो जहाँ पर पैथोजन का अटैक होता है ना। तो ये क्या करेगी? मेनली इसका वर्क होता है म्यूकोजल आईजीए के प्रोडक्शन को बढ़ाना, क्योंकि जो म्यूकोजा होती है वहाँ पर आईजीए मिलता है, इसलिए आईजीए के प्रोडक्शन को बढ़ाने का इसका काम होता है। इंट्रानेजल वैक्सीनेशन ऑफ इंडिविजुअल एनिमल्स इज देयरफॉर प्रैक्टिस्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम respiratory pathogen such as infectious bovine rhinotracheatis virus, equine streptococcus equi, canine को bordetella and parainfluenza virus and feline में कैल्सी वायरस एंड हर्पीज वायरसेस। तो आप ये समझें कि ऐसे बहुत सारे पैथोजेंस हैं जो कि म्यूकोजल बैरियर को क्रॉस करके डिसीज सिस्टमिक डिसीज कॉज करते हैं। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए लोकल लेवल पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है यहाँ पर म्यूकोजल वैक्सीन जो होती है वो आईजीए प्रोडक्शन करके एक बैरियर बनाती है। म्यूकोजल डिलीवरी जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनको आप एक एक को पकड़ पकड़ के इंजेक्ट नहीं कर सकते। तो एरोसलाइजेशन ऑफ न्यूकैसल डिसीज वैक्सीन फॉर पोल्ट्री, तो न्यूकैसल डिसीज़ के लिए एरोसलाइजेशन किया जाता है पोल्ट्री में। और एडमिनिस्ट्रेशन इन फीड एंड वाटर फॉर रेंज ऑफ पोल्ट्री वैक्सीन्स, तो बहुत सारी पोल्ट्री वैक्सीन्स हैं, है ना। आप एक एक बर्ड को वैक्सीनेट नहीं कर सकते। मान लो वाइल्ड बर्ड्स हैं, क्रॉ हैं, तो पिजन्स हैं, तो आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते पकड़ के। इसके अलावा आप एक एक फ़िश का वैक्सीनेशन इंजेक्शन के थ्रू नहीं दे सकते। लाइक फ़िश में जो वैक्सीन्स होती हैं उसको भी आपको बाय इमर्जन देना पड़ेगा, आपको उसको वाटर में डालना होगा। अलाउइंग अपटेक ऑफ स्वेलन और एब्जॉर्प्शन बाय गिल्स और ओरल कैविटी, तो वो स्वेलोइंग करेंगी और गिल्स के थ्रू या ओरल कैविटी के थ्रू वो जो वैक्सीन होती है उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तो बहुत सारे पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो कि म्यूकोजल सरफेस को क्रॉस करके स्पेशली जैसे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसके थ्रू एंट्री करते हैं। तो इसलिए वैक्सीन का भी जो रूट एडमिनिस्ट्रेशन का बनाया गया है वो ये माना गया है कि वो मिमिक्री करें नेचुरल रूट की, और नेचुरल रूट से ही वो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करना चाहते हैं वे। और ऐसा कैसे हो सकता है? बाय ब्लॉकिंग पैथोजन इन्वेजन। वो चाहते हैं साइंटिस्ट कि हम जो पैथोजन जहाँ से आ रहे हैं वहीं पर उसको ब्लॉक कर दें। तो नॉर्मली जितने भी पैथोजेंस हैं वो एक्चुअल में म्यूकोजल सरफेस पे सबसे पहले बाइंड होते हैं। तो ऐसे रिसेप्टर को ब्लॉक करना भी एक काम हो सकता है। व्हेन अ सिस्टमिक इम्यून रिस्पॉन्स इज ट्रिगर्ड बाय इंजेक्टेड एंटीजन, इफेक्टर टी सेल इन द स्प्लीन आर एक्टिवेटेड। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है, और इस पर ध्यान देना है कि आपको कि जैसे ही हमने म्यूकोजल वैक्सीन लगाया तो म्यूकोजल के लोकल सरफेस पे तो इम्यूनिटी आ जाएगी, पर सिस्टमिक इम्यूनिटी अगर ट्रिगर होती है तो वो जो सिस्टमिक इम्यूनिटी है वो कैसे ट्रिगर होती है? वो ट्रिगर होती है, सिस्टमिक इम्यून रिस्पॉन्स इज ट्रिगर्ड बाय इंजेक्टेड एंटीजेंस। इसमें जैसे ही इंजेक्ट करते हैं इंजेक्टेड एंटीजेंस, तो इफेक्टर टी सेल्स इन द स्प्लीन आर एक्टिवेटेड। तो क्या एक्टिवेट होगा? इफेक्टर टी सेल जो कि स्प्लीन में होती है। द स्प्लीन इज ए सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन नॉट एसोसिएटेड विद द एंटीबॉडी सरफेस। स्प्लीन में क्या होता है? मेन जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होता है वो बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं होता एंटीबॉडी सरफेस से। एज ए रिजल्ट स्प्लेनिक टी सेल हैव ए promiscuous homing pattern and travel to many different sites including mucosal surface। तो मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि स्प्लीन भी जो है एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है और एक लिम्फ नोड ही है बेसिकली। तो लिम्फ नोड में बहुत सारी टी सेल्स होती हैं, बी सेल्स होती हैं, लेकिन जैसे ही हम म्यूकोजल वैक्सीन लगाते हैं, देते हैं,
तो टी सेल का भी रिस्पॉन्स स्प्लीन की तरफ से आता है और वो प्रोटेक्ट करता है। तो म्यूकोजल वैक्सीन लगाने का जो तरीका है या जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि लोकल लेवल पर भी प्रोटेक्शन आए और सिस्टेमिक लेवल पर जो प्रोटेक्शन है वो वाया हेल्प ऑफ टी सेल माइग्रेशन आए। तो टी सेल माइग्रेशन जहाँ पे भी टी सेल्स होते हैं वहाँ से टी सेल्स आते हैं और म्यूकोजल टिश्यूज़ पर आते हैं, साथ में एंटीबॉडीज़ भी म्यूकोजल टिश्यू तक आती हैं, जो अगर पैथोजन वहाँ पर एडर हुआ है म्यूकोजल सरफेस पर तो उसको डैमेज करने का काम करती है। और जो पैथोजन ने म्यूकोजल बैरियर को ब्रीच किया है, ब्रीच मतलब तोड़ा है, उसको भी ये लोग वहाँ पर पहुँच करके उस पैथोजन को डैमेज करने का काम करते हैं। तो म्यूकोजल सरफेस पे नॉर्मली जो इंटेस्टाइनल एंड नेजोफेरिंजियल लिम्फोइड टिश्यूज़ होते हैं उनका स्टिमुलेशन होता है और उनका एक्टिवेशन सबसे पहले होता है। तो म्यूकोजल इम्यूनिटी के लिए सबसे पहले हम ओरल वैक्सीनेशन की बात करें तो ओरल वैक्सीनेशन दिए जाने पर सबसे पहले जो सेल्स अफेक्टेड होती हैं वो होती हैं इम्यून सेल एसोसिएटेड विद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेट करते हैं, उसको डैमेज करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली जो एपिथेलियल बैरियर है उसको क्रॉस करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, अटैच होते हैं उससे, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और तो ऐसे में जो इम्यून सेल्स होती हैं वो इन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करती हैं और ऐसे में इन्नेट एंड एडेप्टिव मैकेनिज्म काम करती है। नॉर्मली जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें लेमिना प्रोप्रिया, इंटेस्टाइनल लेमिना प्रोप्रिया में 80% प्लाज्मा सेल्स मिलती हैं जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन IgA एंटीबॉडी सिक्रेट करती हैं, है ना, ऑन द सरफेस। तो लेमिना प्रोप्रिया जो है ये मिलती है और ये प्रोड्यूस करती है, यहाँ पर जो प्लाज्मा सेल होती है वो प्रोड्यूस करती है IgA। तो इस प्रकार से जो मेन इम्यूनोग्लोबुलिन है म्यूकोजल सरफेस पे मिलने वाली वो IgA होती है। अब ये एक्चुअल में एक सिक्रेटरी एंटीबॉडी है जो कि सिक्रेट होती है। तो ये मिलती है सलाइवा में भी, इसके अलावा इंटेस्टाइनल फ्लूइड में मिलती है, नेजल फ्लूइड में मिलती है, ट्रैकियल सिक्रेशंस में मिलती है, टीयर्स में मिलती है, मिल्क में मिलती है, कोलेस्ट्रॉम में, यूरिन में, तो जितने भी सिक्रीशंस हैं एंड सिक्रीशंस ऑफ यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में मिलती है। यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि जो IgA एंटीबॉडीज़ है ये एक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है हमेशा और ये इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स का एक पार्ट है। तो जब भी आप कोई पैथोजन का इंटरेक्शन होता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वो पैथोजन जाता है तब IgA सिक्रेट होता है। तो देर इज़ हाई लेवल ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ IgA, लेकिन इसमें मेमोरी सेल्स की कमी होती है यहाँ पे और बहुत जल्दी ये ख़त्म भी हो जाती है। मतलब जो IgA है वो ख़त्म भी हो जाता है फेड रैपिडली। तो इससे समझ में आता है कि ये जो IgA है ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स या इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, क्योंकि इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स में मेमोरी सेल्स नहीं होती हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। और ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है विद द हेल्प ऑफ IgA, इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा यही है कि फर्दर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इंड्यूस ऑन सरफेस कि कोई सेकेंडरी इम्यूनिटी डेवलप हो पाए। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रेज, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो उसको आप वैक्सीन को बार बार दे करके बढ़ा नहीं सकते या आप उसके ड्यूरेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा नहीं सकते। आपने प्राइमरली जो म्यूकोजल वैक्सीन दे दी है उससे जितना इम्यून रिस्पॉन्स आया है उतना ही इम्यून रिस्पॉन्स बना रहता है। तो म्यूकोजल वैक्सीन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि ये आपको मेमोरी प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि ये अल्टीमेटली IgA के सिक्रेशन को बढ़ा रही है। तो ये आपको मेमोरी प्रोवाइड नहीं करेगी, यानी कि ये जो है एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं करेगी। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। For example, secondary immune response are sometimes difficult to induce on surface. तो सरफेस पे कभी भी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स या एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा एंड मल्टीपल डोज ऑफ वैक्सीन में नॉट इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द लोकल इम्यून रिस्पॉन्स। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दिस इज नॉट कॉज्ड बाय एन इंट्रिंसिक डिफेक्ट बट अकर्स बिकॉज हाई लेवल ऑफ IgA कैन ब्लॉक एंटीजन एब्जॉर्प्शन एंड सो प्रिवेंट इट फ्रॉम रीचिंग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड मेमोरी सेल। तो यहाँ से इस लाइन से आप समझ गए होंगे कि IgA हमेशा एंटीजन को सरफेस पे ही ब्लॉक कर देता है, तो वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल तक पहुँचने नहीं देता। जब वो APC तक नहीं पहुँचता है एंटीजन तो मेमोरी सेल बनती नहीं है।
तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे म्यूकोजल वैक्सीनेशन का कि इसमें एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स कभी जनरेट नहीं हो पाता, और आप म्यूकोजल वैक्सीन देते देते भी कभी भी सेकेंडरी रिस्पॉन्स की सोचते हैं कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स कभी भी फर्दर नहीं जनरेट होता। म्यूकोजल वैक्सीन का वे ऑफ वर्क क्या है? वे ऑफ वर्क यही है कि अगर आप कोई भी एंटीजन ऐसे म्यूकोजल वैक्सीन की तरह यूज़ करते हैं तो वो इमीडिएटली, क्योंकि म्यूकस रहता है तो इमीडिएटली वो वॉश ऑफ हो जाता है एंड सिंपली डाइजेस्ट हो जाता है ना, व्हेन अप्लाइड टू म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन पे जब भी आप कुछ चीज़ डालते हैं, मतलब जब भी आप कोई एंटीजन डालते हैं तो वो सिंपली वॉश ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे में उसका जो रिस्पॉन्स आना है, इम्यून रिस्पॉन्स, वो इतना नहीं आता है। इसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि अगर आपको सिग्निफिकेंट आईजीए का रिस्पॉन्स क्रिएट करना है तो सबसे बढ़िया मेथड ये है कि आप लाइव वैक्सीन दीजिए। सबसे बढ़िया म्यूकोजल वैक्सीन के लिए सबसे बढ़िया है कि आपको लाइव वैक्सीन देना पड़ेगा, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म रहे वो लाइव रहे। तो उसमें भी एक प्रॉपर्टी रहेगी कि वो म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्वेड करेगा, और इन्वेड करेगा तो डेफिनेटली वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर पाएगा, और जिसके कारण जैसे ही आईजीए का रिस्पांस बढ़ेगा और रिस्पांस बढ़ते ही वो जो है सिग्निफिकेंट डैमेज होने से रोक सकेगा। तो ये जो पिक्टोरियल डायग्राम है ये बहुत ही शानदार है। इसका मैं इसको क्लियर करता हूँ कि इसमें जब आप ओरल वैक्सीनेशन देते हैं तो ओरल वैक्सीनेशन देने पर अगर आप लाइव वैक्सीन देते हैं जो कि रिकमेंडेड है, जो कि देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम टी हेल्पर सेल 1 सेल के रिस्पॉन्स को ट्रिगर करना चाह रहे हैं। तो देखिए, लाइव वैक्सीन दिया तो सेल इन्वेजन होगा, सेल का डैमेज होगा, क्योंकि लाइव वैक्सीन में जो बैक्टीरिया या वायरस होता है वो सेल के साथ एडहर करने की कोशिश करेगा और फिर टी हेल्पर सेल 1 के रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करेगा। ये डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ में इंटरफेरॉन गामा रिलीज़ करता है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा रिलीज़ करता है। इसके अलावा ये इंटरल्यूकिन 12 रिलीज़ करता है, इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ करता है। तो ये सिग्निफिकेंट अमाउंट में आने पर फर्दर टी साइटोटॉक्सिक प्रोडक्शन भी करता है, और ऐसे में जो है मेमोरी सॉरी जो म्यूकोजल टी सेल है वो एक्टिवेट होती है, और जो इफेक्टा सेल मतलब यानी कि इफेक्टा सेल मतलब यहाँ मेमोरी सेल भी बनती है, और मतलब ये यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। लेकिन अगर हम बात करें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की, तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में केवल एंटीजेंस आते हैं, और वो एंटीजेंस जो हैं आपने ऐसे ही डाल दिए तो वो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने सांस ली और नाक में हमारे कोई एलर्जन आ गया, पोलन ग्रेन्स वगैरह आ गए, तो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रेशन बहुत बढ़ता है और पोलन ग्रेन आउट हो जाता है। तो ये एक इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स है हमारा, और उस कंडीशन में हमें उस पोलन ग्रेन से लड़ने के लिए जो मेमोरी सेल बनना चाहिए वो नहीं बनती है। तो यहाँ पर भी वही होता है, जो इंटेस्टाइन की एम सेल्स हैं और जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं लोकल, वो एक्टिवेट होती हैं, और जब ये एक्टिवेट होती हैं तो ये टी हेल्पर सेल 2 के रिस्पॉन्स को बढ़ाती है, और टी हेल्पर सेल 2 का रिस्पॉन्स बढ़ेगा तो साइटोकाइंस जो रिलीज़ होते हैं वो इंटरल्यूकिन 4 है, इंटरल्यूकिन 10 है, इंटरल्यूकिन 13 है ना, ये रिलीज़ होते हैं। और इनके रिलीज़ होने से ये मेनली टी हेल्पर सेल 2, मैंने आपको पहले भी बताया था किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जैसे हेलमिंथिक इन्फेक्शन है या फिर कोई एलर्जन है उसकी कंडीशन में एक्टिवेट होते हैं। टी हेल्पर सेल 1 कब एक्टिवेट होते हैं? जब कोई डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करना हो, है ना, उसके अलावा मैक्रोफेज को एक्टिवेट करना हो और फर्दर मेमोरी सेल बनानी हो, तो उसमें ये काम करते हैं। और ये जो है CMI रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। टी हेल्पर सेल 2 जो है ज़्यादा करके HMI रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। तो टी हेल्पर सेल 2 से क्या होगा, म्यूकोजल सरफेस पर जो बी सेल है वो एक्टिवेट होगी, प्लाज्मा सेल बनाएगी, वो जो है फर्दर आईजी और आईजीएम बनाएगी, वो सिक्रीट होगी, और सिक्रीट होकर के वो उस पैथोजन के एड्रेंस को ही ब्लॉक कर देगी, तो कोई सेल डैमेज नहीं होगा। ऐसे ही टी हेल्पर सेल 2 स्प्लीन है, बोन मेरो है, यहाँ से बी सेल के प्रोडक्शन को बढ़ाएगी और आईजीजी आईजीएम के सिक्रेशन को बढ़ाएगी, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन होगा, और साथ में यहाँ पर जो IgE के लेवल को भी बढ़ाती है। यहाँ पे ये ध्यान रखना, टी हेल्पर सेल 2 जो है वो IgE के लेवल को भी बढ़ाता है। तो IgE का लेवल बढ़ता है तो IgE का जो है वो मास्टर सेल का डीग्रेनुलेशन करता है, तो अल्टीमेटली एंटी हिस्टामिन जो हिस्टामिन्स वगैरह है वो रिलीज़ होते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है।
एक्सुडेशन होता है और एक्सुडेशन होकर के ब्लॉकेज ऑफ एड्रेंस, ठीक है। तो पैथोजन ब्लॉक ही नहीं हो पाता। जब पैथोजन ब्लॉक नहीं होता तो वो किसी टाइप से डैमेज नहीं करता, और डैमेज नहीं करता तो इम्यूनिटी नहीं आती, है ना। तो टी सेल का एक्टिवेशन नहीं होगा इस पूरे फेज में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ ओरल वैक्सीनेशन। तो म्यूकोजल वैक्सीनेशन का क्राइटेरिया कितना है उसको समझने के लिए हम ये समझेंगे कि जो एंटेरो इन्वेजिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वेजन दो टाइप में डिवाइडेड है, टाइप 1 एंड टाइप 2। यानी जो नॉर्मली वायरसेस हैं या एंटेरो इन्वेजिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटेस्टाइनल वॉल को अगर सुपरफिशियल विलस एंटेरोसाइट को डैमेज करते हैं या उनको अटैक करते हैं, सुपरफिशियल विलस एंट्रोसाइट्स को, ऊपर ही ऊपर वाली सरफेस को, तो इट इज़ लार्जली मीडिएटेड बाय IgA इम्यून रिस्पॉन्स। और ऐसे जो वायरसेस हैं वो टाइप 1 वायरस में आते हैं, लाइक ट्रांसमिसिबल गैस्ट्रोएंटेराइटिस वायरस, पोर्साइन एपिडेमिक डायरिया वायरस एंड रोटा वायरसेस, ये टाइप 1 में आते हैं। और इसको कौन कंट्रोल कर लेता है? IgA मीडिएटेड इम्यूनिटी इसमें मिल जाती है इन द गट ल्यूमन, है ना, एंड विद इन द विलाई तक। लेकिन जो दूसरे टाइप के एंटेरो इन्वेजिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो टाइप 2 एंटेरो इन्वेजिव ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये इन्वेजन करते हैं डीप विद इन द क्रिप्ट्स, है ना, दे इन्फेक्ट एंट्रोसाइट डीप विद इन द क्रिप्ट्स। तो ऐसे में ये जो वायरसेस हैं ये फॉर एग्जांपल इसके वायरसेस हैं पार्वो वायरस। तो ये इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को वैक्सीनेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें सिस्टेमिक एंड म्यूकोजल इम्यूनिटी दोनों की ज़रूरत पड़ती है। हम ऐसे वायरस को कंट्रोल केवल म्यूकोजल इम्यूनिटी से नहीं कर सकते, हमें ऐसे वायरस को कंट्रोल करने के लिए सिस्टेमिक वैक्सीनेशन की ज़रूरत भी पड़ती है फॉर द ब्लॉकेज ऑफ टाइप 2 ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो टाइप 1 ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए हम सिर्फ इट कैन बी बेस्ट कंट्रोल्ड बाय ओरल वैक्सीनेशन, है ना। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अगर हम सिस्टेमिक वैक्सीनेशन की बात करें फॉर सरफेस इन्फेक्शन, तो सरफेस इन्फेक्शन के लिए जैसे ही हम सिस्टेमिक वैक्सीनेशन करते हैं, स्पेशली सरफेस इन्फेक्शन लाइक ह्यूमन इन्फ्लुएंजा है, पोलियो वैक्सीन है। पोलियो वैक्सीन एक्चुअल में पिकोना विरिडी फैमिली से बिलोंग करती है, जिसमें हम FMD की भी बात करते हैं, है ना। एप्थो वायरस है, देन इसमें एप्थो वायरस है, पोलियो वायरस है, एंटेरो वायरस है। तो ऐसे बहुत सारे इसके सब फैमिलीज, इसके जो जेनेरा होते हैं, तो उसमें ही पिकोना विरिडी में ही पोलियो आता है, पोलियो वायरस आता है। और ये ह्यूमन इन्फ्लुएंजा यानी कि ऑर्थ्रोमिक्सोविरिडी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ये सरफेस इन्फेक्शन करते हैं बिकॉज IgG में डिफ्यूज़ फ्रॉम सीरम टू द म्यूकोजल सरफेस। तो इसमें जब भी हम सिस्टेमिक इन्फेक्शन कर वैक्सीनेशन करते हैं तो क्या होता है, IgG सीरम से निकल करके म्यूकोजा में आता है। Indeed, many available vaccines simply work by stimulating high level of IgG antibody in the blood. They are effective because once an invading organism cause tissue damage and trigger inflammation, the site of invasion is flooded by IgG. तो जहाँ पर भी साइट ऑफ इन्फेक्शन होगा वहाँ पर IgG आके अपना उसको इन्वेजन को फ्लड कर देगा। नेवरदलेस दिस इज़ नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। इससे भी ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी अच्छे से मिल जाए। अगर हम म्यूकोजल वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग रूमिनेंट्स की बात करें तो रूमिनेंट्स में एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, और इसमें क्या है, जो ओरल वैक्सीनेशन है अगर हम करते हैं तो इसमें जो वैक्सीन है एक्चुअल में वो रूमन में जाते ही डाइल्यूट हो जाएगी, क्योंकि रूमन में बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो हो सकता है कि वो हमारे दिए हुए वैक्सीन को, एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर दें। साथ ही जो इन्वायरमेंट है वो इतना बड़ा होता है कि उसमें हमारा जो वैक्सीन है वो हाईली डाइल्यूट हो जाए। तो ऐसे में हमें जो ओरल वैक्सीनेशन का मेथड है रूमिनेंट में थोड़ा चेंज करना होगा। हमें नॉर्मली जो रूमिनेंट्स फाइब्रस प्लांट खाते हैं, है ना, सच एज अल्फ़ा अल्फ़ा, तो अगर हम एंटीजेंस को इन अल्फ़ा अल्फ़ा के ऊपर एक्सप्रेस कर दें तो हम इनको ओरल वैक्सीनेशन दे सकेंगे। So then it will be carried to the oral cavity during the rumination and thus presented to the nasopharyngeal mucosa। और कहाँ प्रेजेंट होंगे ये? जो नाक और गले के बीच में जो नेजोफेरिंग्स हैं यहाँ पर, यहाँ की म्यूकोजा को प्रेजेंट करेंगे। और हमें इम्यूनिटी भी यहीं पर ही चाहिए, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल
Cattle feed recombinant alfalfa hay engineered to express leukotoxin of Mannheimia hemolytica. Mannheimia hemolytica पहले हम बोलते थे पास्चुरेला hemolytica. तो पास्चुरेला hemolytica नॉर्मली नेजोफेरिंजियल म्यूकोजा में ही रहता है. ऐसे में हमें अल्फा को जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो केटल फीड है वो देना होगा, और उसको देने से वो जो एंटीजेंस होते हैं वो एक्सप्रेस करने लगेंगे ल्यूकोटॉक्सिन ऑफ मैनहेमिया हेमोलिटिका. इसके कारण देर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंटी ल्यूकोटॉक्सिन ए. और कहाँ पर होगा ये? नेजोफेरेंजियल म्यूकोजा में. ठीक है. तो ये रूमिनेंट्स में जो वैक्सीन तैयार की गई है वो है मैनहेमिया हेमोलिटिका की ल्यूकोटॉक्सिन के अगेंस्ट में एंटी ल्यूकोटॉक्सिन वैक्सीन, या फिर एंटीजेंस दिया जाता है मैनहेमिया हेमोलिटिका का, और वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड होता है रिकॉम्बिनेंट अल्फा अल्फा एंटीजन रिकॉम्बिनेंट अल्फा अल्फा है के साथ में, है ना. आप इसको नेट पे सर्च करना, बहुत अच्छा आर्टिकल इस पे मिलेगा आपको. नाउ ऐसे ही ओरल डिलीवरी हम रेबीज़ की देते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉक्स वायरसेस. तो पॉक्स वायरस वेक्टर होते हैं और उसमें हम रेबीज़ का वायरस डाल के हम इसकी डिलीवरी करते हैं. क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इफेक्टिवली टारगेट टू द माउथ रेदर देन द लोअर डाउन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. जो पॉक्स वायरस होते हैं वो माउथ को ही ट्रिगर करते हैं, माउथ को ही टारगेट करते हैं, और हमारा जो रेबीज़ है वो भी एक्चुअल में माउथ में ही सलाइवा में रहता है. तो द पॉक्स वायरस प्रेजेंटली एक्सप्लॉइट स्मॉल कट्स एंड एब्रेशन टू एस्टेब्लिश लीजन. तो जो पॉक्स वायरस है वो हमारे माउथ में जो स्मॉल एब्रेशंस वगैरह होते हैं ना, वहाँ एस्टेब्लिश हो जाता है. Excipients that can prolong the time in the oral cavity or abrade the oral mucosa may help this process. तो आप चाहें तो उसमें आप एक्सिपिएंट्स भी डाल सकते हैं ताकि ये जो वायरस है, पॉक्स वायरस से लंबे टाइम तक बना रहे. जनरली दिस ओरल वैक्सीन स्टिमुलेट ए स्ट्रॉन्ग ह्यूमरल रिस्पॉन्स, है ना, डिस्पाइट द ऑब्वियस डिज़ायरेबली ऑफ यूजिंग म्यूकोजल वैक्सीन. तो अगर हमको रेबीज़ वैक्सीनेशन करना है और पॉक्स वायरस का हम वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो आप समझें कि ये ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा क्रिएट करेगा. फ्यू इफेक्टिव वंस हैव बीन डेवलप्ड इन ए ह्यूमन. देयर आर ओनली 5 ऐसे ही जो मुंह से दिए जाने वाले वैक्सीन हैं. तो अभी हमने डॉग की बात कर ली, अब हम ह्यूमन की बात करते हैं. तो लाइक ह्यूमन में पोलियो वायरस है, रोटा वायरस है, साल्मोनेला टाइफी है, विब्रियो कोलेरी है, एंड द इंट्रानेजल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन. और है ना, ये सारी की सारी म्यूकोजल वैक्सीन है. These vaccines in general do not promote long lasting protection and all require boosting after 2 years. तो माउथ वाली जो वैक्सीन है बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहती है, यही बस इसका एक ड्रॉबैक है. तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती, और इसलिए इसकी बूस्टिंग हर 2 साल में हमें करना पड़ती है. तो समराइजिंग फॉर्म में समझें कि जो म्यूकोजल वैक्सीन है वो ज़्यादा करके ह्यूमरल रिस्पॉन्स क्रिएट करती हैं. सेकंड ये है कि जो ओरल वैक्सीन्स हैं वो मोस्टली एंटर इन्वेजिव ऑर्गेनिजम्स टाइप 1 पर काम करती हैं, ओरल वैक्सीन. और जो टाइप 2 वैक्सीन है, टाइप 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, एंटर इन्वेजिव ऑर्गेनिजम्स, उनके लिए आपको पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन देना होता है. ठीक है. ओरल वैक्सीन्स फॉर एनिमल्स में बी एडमिनिस्टर्ड इन द फीड और ड्रिंकिंग वाटर. एनिमल्स के लिए आपको फीड एंड ड्रिंकिंग वाटर में ही देना पड़ेगा, एज इट इज़ डन विथ लॉसोनिया इंट्रासेलुलरिस एंड इरिसिपेलोथ्रिक्स लूसियोपैथी वैक्सीन्स इन द पिग. ठीक है. तो पिग में 2 वैक्सीन्स हैं, वो है लॉसोनिया इंट्रासेलुलरिस एंड इरिसिपेलोथ्रिक्स लूसियोपैथी against the Newcastle disease, infectious laryngotracheitis and avian encephalomyelitis in the poultry. पोल्ट्री में इन 3 वायरस के लिए हम वैक्सीन देते हैं. देन प्लेग वैक्सीनेटेड कैंडी हैज़ बीन फेड टू पैरी डॉग इन द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट एंड इफेक्टिवली प्रिवेंट्स दिस डिसीज़. तो जो पैरीज डॉग्स हैं इनमें प्लेग फैलने को रोकने के लिए देखो वैक्सीन कोटेड कैंडी होती है, वैक्सीन कोटेड कैंडी. तो कैंडी जो है वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में खिलाई गई और उससे प्लेग से डॉग्स को बचाया जा सका. नाउ नेक्स्ट है इंट्रानेजल वैक्सीनेशन. तो अभी हमने ओरल वैक्सीनेशन पढ़ा, इसी में दूसरा हो गया इंट्रानेजल वैक्सीनेशन. इंट्रानेजल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ एडवांटेजेस ओवर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. क्यों ऐसा है? क्योंकि ओरली एडमिनिस्ट्रेट करने पर हमारा जो वैक्सीन है उसके डाइल्यूट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और इंट्रानेजल रूट में डाइल्यूट होने के चांसेस नहीं रहते. ऐसे ही दूसरा ये है कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करने पर
लो पीएच को फेस करना पड़ता है वैक्सीन को, और यहाँ जो है इंट्रानेजल रूट में फेस नहीं करना पड़ता। तो ये, और साथ में ओरल रूट देने पर हमें वैक्सीन को डाइजेस्टिबल एंजाइम्स को फेस करना पड़ता है, जबकि इंट्रानेजल रूट में फेस नहीं करना पड़ता। तो जो इंट्रानेजल रूट है ये और भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि साइट ऑफ ऑर्गेनिजम्स का जो इन्वेजन रूट है वो एक्चुअल में यही होता है। मतलब नेजोफेरिंजियल वाले एरिया में सबसे ज़्यादा बहुत सारे जो प्रीडिलेक्शन साइट है फॉर वायरसेस की वो वहीं होती है, इसलिए नेजल रूट जो होता है बहुत बेस्ट होता है। नेजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज इज एक्सटेंसिव। दूसरी इसमें जो मतलब एडवांटेज ये है नेजल से देने का कि जो नेजल रूट जो होता है ना उसमें लिम्फोइड टिश्यू सबसे ज़्यादा होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। द कलेक्शन ऑफ ओरोनेजल फेरिंजियल लिम्फोइड टिश्यू, इसको हम बोलते हैं वॉल्डेयर्स रिंग, इंक्लूडिंग ऑल द टॉन्सिलर टिश्यू, सर्वाइकल लिम्फ नोड, इन एडिशन टू एम सेल एंड इंट्रा एपिथेलियल डेंड्राइटिक सेल कैप्चरिंग एंटीजन इन द नेजल म्यूकोजा। तो ये जो वॉल्डेयर्स रिंग है ये अपने आप में बहुत बड़ी होती है, और इसमें बहुत सारे इंक्लूड्स होते हैं, इंक्लूड्स ऑल द टॉन्सिलर टिश्यूज़, है ना। मतलब ये तो होती है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉन्सिलर टिश्यूज़ हैं, देन सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं, इन एडिशन टू एम सेल्स जो कि इंटेस्टाइन में मिलती है वो भी है, देन इंट्रा एपिथेलियल डेंड्राइटिक सेल्स जो होती हैं जो एपिथेलियम के जस्ट नीचे रहती हैं वो भी हैं। ये सभी मिलकर के नेज़ल म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये कैसे करती हैं? बाय कैप्चरिंग एंटीजेंस, है ना। इंट्रानेजल वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर इन्फेक्शियस बोवेन राइनोट्रिकाइटिस, ये वायरस आप लिस्ट रख लीजिए। पैराइन्फ्लुएंजा 3 के लिए रिस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस ऑफ केटल, देन स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई इन्फेक्शन इन हॉर्सेस, देन फेलाइन हर्पीस वायरस, देन बॉर्डेटेला ब्रोंकोसेप्टिका, कोरोना वायरस एंड कैल्सी वायरस इन्फेक्शन, एंड फॉर केनाइन इन्फ्लुएंजा एंड बॉर्डेटेला इन्फेक्शन, है ना। बॉर्डेटेला 2 बार आ गया यहाँ पे, पर यह है कि इन वायरस एंड बैक्टीरिया के लिए इंट्रानेजल वैक्सीनेशन इफेक्टिव रहेगा। इंट्राओकुलर वैक्सीन यूज्ड इन द पोल्ट्री हैव ए सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन द हार्डेनियन ग्लैंड। तो पोल्ट्री में भी जो इंट्राओकुलर मतलब आई के अंदर करना, ठीक है, याद रखना। तो आई के अंदर हम कौन सा वैक्सीनेशन करते हैं, जो अगर हम करते हैं मान लो तो उससे हार्डेनियन ग्लैंड्स जो होती हैं ना वो एक्टिवेट हो जाती हैं, है ना। ये इंट्रा ऑकुलर है, आंखों के अंदर किया जाने वाला जो पोल्ट्री में होता है, ये भी याद रखना। और ये क्या करता है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है। तो इंट्रानेजल एंड इंट्रा ऑकुलर एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर दैट ईच एनिमल बी डेल्ट विथ एन इंडिविजुअल बेसिस एंड मे नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव। तो आप ये तब हो सकता है जब हर एक की नाक में और हर एक की आँख में डालना ईजी हो। मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनिमल अगर कम होगी तो आप हर एक एनिमल को पकड़ पकड़ के उसकी आँख में और नाक में तो डाल दोगे, लेकिन जब लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगी तो ऐसे में स्प्रे मेथड का यूज़ किया जाता है, और स्प्रे एप्लीकेशन ऑफ वैक्सीन जो होता है वो हर एक एनिमल को सूंघ करके चला जाता है, इनहेल्ड हो जाता है ना, इन ऑल एनिमल इन ऑल ग्रुप्स। तो मान लीजिए आपको अगर ऐसा नहीं है कि एज स्पेसिफिक है ना, या ब्रीड स्पेसिफिक वैक्सीन है, तो ऐसे में आप जो है स्प्रे कर दीजिए, वो सभी एनिमल्स को चला जाएगा। दिस टेक्निक इज एम्प्लॉयड इन वैक्सीनेटिंग अगेंस्ट केनाइन डिस्टेम्पर। कितनी बार हम डॉग्स को टच नहीं कर सकते, तो ऐसे में आपको उसको स्प्रे कर देंगे नाक के आगे, केनाइन डिस्टेम्पर का वैक्सीनेशन हो जाएगा। मिंक में भी इंटराइटिस होती है, तो मिंक इंटराइटिस में भी आप मिंक की बहुत ज़्यादा, मान लीजिए पूरा ब्रीड है, फ्लॉक है, आप सभी को नहीं वैक्सीनेट कर सकते हैं, तो आप स्प्रे कर दीजिए, तो मिंक इंटराइटिस का वैक्सीनेशन हो जाएगा, है ना। लाइक, और न्यू कैसल डिसीज़ पोल्ट्री में होती है, तो पोल्ट्री में भी न्यू कैसल डिसीज़ का जो वैक्सीनेशन है वो हम स्प्रे मेथड से करते हैं। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है एडिबल वैक्सीन्स, ऐसी कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं जिसको हम प्लांट्स के थ्रू खा सकते हैं। तो ये वैक्सीन्स जनरली कैसे बनाई जाती हैं, तो दैट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं जिनमें हम ये जो पर्टिकुलर पैथोजेनिक जीन्स हैं उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इन प्लांट्स में जो इनके खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें हम हमारे जो डिज़ायरेबल जीन्स हैं उसको कोड करने के लिए इसमें इंसर्ट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ये जो अल्टर्ड प्लांट्स होते हैं इनको हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं। तो ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप ये देखिए कि ये जो जीन्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनिज्म ओरिजिन,
और पैथोजन ओरिजिन, और इनको एक्सप्रेस कहाँ होना है, इनको एक्सप्रेस होना है टिश्यूज़ में, और इनको एक्चुअल में ये किस में है इस समय, प्लांट्स में। तो एनिमेलिया, प्लांटी और जो प्रोटिस्टा है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे। इसलिए इनमें ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स होते हैं एंड कुछ सुचेबल व्हीकल्स का यूज़ करना पड़ता है फॉर कंस्टिट्यूटिव और टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन ऑफ द जीन इज़ प्रिपेयर्ड। तो जो जीन्स हैं वो इस टाइप से प्रिपेयर किए जाते हैं कि वो टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन दे सकें। So, the genes vehicle is then introduced and stably integrated into the genome of selected plant species. तो जो भी जीन है वो हम जहाँ से भी पैथोजन से लेकर आए हैं उसको हम प्लांट स्पीशीज़ में इंट्रोड्यूस करते हैं एंड देन इज़ अलाउड टू एक्सप्रेस टू प्रोड्यूस एंटीजन। और इन प्लांट सेल को हम ये अलाउ करते हैं कि ये ऐसे एंटीजन को प्रोड्यूस करे। So the appropriate plant part containing the antigen are then fed raw to the animal or human to bring about immunization। और इसको हम रॉ खिलाते हैं, मतलब इसको पकाना नहीं होता। आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे प्लांट्स को रॉ खिलाना होता है। दिस इज़ ऑब्वियसली मोर ह्यूमनी एंड मोर इकोनॉमिकल देन द ट्रेडिशनल इंजेक्शन मेथड जनरली फॉलोड। एनिमल्स में तो वैसे भी इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारी जगह कभी स्वेलिंग आ जाती है, कभी एनिमल के मूवमेंट से प्रॉपर इंजेक्शन नहीं लग पाता है, और दैट इज़ ए इनह्यूमनी टेक्निक है। और ह्यूमंस में भी दैट इज़ ए इनह्यूमनी टेक्निक, क्योंकि उसमें पेन होता है। तो इट इज़ एडवाइजेबल टू गिव फ्यूचरिस्टिक वैक्सीन एज ओरली बाय द ईटिंग प्लांट पार्ट्स। तो यहाँ पूरा प्लांट नहीं खिलाते, जिस भी प्लांट के पार्ट में हमने मॉडिफिकेशन किया है वो प्लांट का पार्ट खिला देते हैं। तो एडिबल वैक्सीन प्रिपरेशन का ये पिक्टोरियल डायग्राम है जिसमें एंटीजन कैसे कलेक्ट किया जाता है। आइदर वी जस्ट रिमूव दैट पर्टिकुलर जीन दैट इज़ विरुलेंट जीन जो कि पैथोजेनिक होता है, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर में इंसर्ट करते हैं। देन फर्दर हम इसको जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीजनरेशन करते हैं। तो इसमें जो प्लांट होता है वो हेल्दी होता है और इसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। और इससे फर्दर जो प्रोटीन रिलीज होता है दैट इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एंटीजन, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उस एंटीजन से हम इम्यूनोजेनिसिटी क्रिएट करते हैं, या फिर ये पूरा प्लांट ही खिला देते हैं। फीडिंग ऑफ एडिबल ऑर्गन्स, तो जो भी इसका मान लीजिए इसकी लीव्स खिलानी है तो वो खिलाते हैं, या फिर इसका स्टेम खिलाना होता है वो खिलाते हैं, इसका रूट खिलाना हो तो इसका रूट खिलाते हैं। इस टाइप से वर्क करती है। या फिर अगर ये एंटीजन हमको दूसरी मेथड है डीएनए फॉर इपिटोप, यानी कि जो वायरसेस हैं एज इट इज़ जो काइमेरिक, पहले तो हम इनके काइमेरिक वायरस बनाते हैं। मान लीजिए हमको इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन करना है तो हम इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी का काइमेरिक वायरस बनाते हैं, और ये जो वायरस होता है इसके कोड प्रोटीन्स से मैच कर लेते हैं कि कोड प्रोटीन्स बना है, और कोड प्रोटीन्स में चेंज हैं तो इसका जो पर्टिकुलर डीएनए होता है वो डीएनए रिमूव करते हैं और इसको यहाँ पर ट्रांसफेक्शन कर लेते हैं। एक मेथड तो ये है। और या फिर जब ये देखते हैं कि ये वायरस जो है अच्छे से बिहेव कर रहा है तो इसको हम इन्फेक्शन करते हैं प्लांट्स में। तो ऐसे वायरस भी होते हैं जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, तो हम उनका काइमेरिक फॉर्म बना देते हैं। मतलब प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस में हम हमारा जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करने वाले, एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले जो वायरसेस हैं उसके जीन्स ऐड कर देते हैं। तो ये जो वायरसेस होते हैं फाइनली प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, और ये इन्फेक्टेड प्लांट जो रहता है इससे हम वापस से हमारे जो काइमेरिक वायरसेस हैं उसको आइसोलेट करते हैं, और या फिर यही प्लांट जो है इसको खिला दिया जाता है। इससे इम्यूनोजेनिसिटी क्रिएट होती है। तो इसका इम्पॉर्टेंस एडिबल वैक्सीन का इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि हमें यहाँ पर जो एक्सप्रेस्ड प्रोटीन्स हैं दे आर इन द नेटिव स्ट्रक्चर में मिलते हैं, और इनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। तो जो भी अगर मान लीजिए टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है तो टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स मिलता है। ह्यूमन के केस में बनाना जनरली ऐसा प्लांट है जिसको बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रोड्यूस किया गया है, और अनकुक्ड फॉर्म में उसको इन्फेंट और एडल्ट्स को खिलाया जाता है। और ऐसे ही अल्फ़ा एनिमल्स के लिए है जो कि एक है, और इस क्रॉप का यूज़ किया जाता है फॉर फीडिंग टू एनिमल्स, है ना। तो दे अल्फ़ा इज सुटेबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सच एंटीजन, एंड इन द ह्यूमंस बनाना इज सुटेबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सच एंटीजन्स। भले ही ये फूड हैं लेकिन फिर भी इनको रेगुलर बेसिस पे नहीं खिलाना चाहिए, अदरवाइज एनिमल में समटाइम्स डेवलप अ टॉलरेंस एंड ह्यूमन में ऑल्सो डेवलप समटाइम टॉलरेंस टू द कंपोनेंट ऑफ देयर रूटीन फूड। तो ऐसे में जो रूटीन फूड खाते हैं
उसके कारण भी टॉलरेंस आ सकता है। और हम जो फूड दे रहे हैं जिसमें वैक्सीन है, आप उसको भी रूटीनली नहीं खिला सकते हैं, अदरवाइज़ जो उसके अंदर वैक्सीन कंपोनेंट है, जो प्रोटीन कंपोनेंट है, उसके अगेंस्ट भी एनिमल्स में टॉलरेंस आ सकता है। इसका मेन एडवांटेज यही है कि इसमें जो प्रोटीन मिलता है वो नेटिव स्ट्रक्चर में होता है, यानी कि अगर वो क्वार्टरली स्ट्रक्चर में है, टर्शरी स्ट्रक्चर में है या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है, तो वो उसी फॉर्म में हमको मिलता है। ऐसी स्टडीज़ हुई हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि कोलेरा की जो वैक्सीन है विच प्रोवाइड्स क्रॉस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एंट्रोटॉक्सिन ऑफ ई कोलाई। तो कोलेरा किससे होता है? विब्रियो कोलेरी से होता है। लेकिन अगर आप विब्रियो कोलेरी की टॉक्सिन की वैक्सीन लगाते हैं तो उस वैक्सीन से एंटेरोटॉक्सिन्स ऑफ ई कोलाई से भी प्रोटेक्शन मिलता है। और ये वैक्सीन एक्चुअल में अब अवेलेबल नहीं है। इसका रीज़न ये है कि इसमें हाई लार्जली ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, एंड द बैक्टीरियल टॉक्सिन प्रोटीन विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ इट्स फॉर्मुलेशन। तो जो बैक्टीरियल टॉक्सिन है उसको पूरा बनाना, उसका फॉर्मुलेशन करना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसलिए अब ये जो वैक्सीन है, कोलेरा वैक्सीन, ये बंद हो गई है। To address this limitation, plants were transformed with a gene coding the B subunit of E. coli, heat level enterotoxin. एक्चुअल में हमें क्या है, ई कोलाई का जो एंट्रोटॉक्सिन है उससे भी प्रोटेक्शन चाहिए। तो इस ई कोलाई में जो बी सब यूनिट होती है वो एक्चुअल में हीट लेवाइल होती है, यानी कि गर्म करने पर ख़त्म हो जाती है। तो इस ई कोलाई के हीट लेवाइल एंट्रोटॉक्सिन का जीन निकाला गया, उसको पोटैटोज़ में डाला गया। तो ऐसे में हम इस पोटैटो को बोलेंगे ट्रांसजेनिक पोटैटोज़। Transgenic potatoes expressing LTB were found to induce both serum and secretory antibodies. सीरम में भी यानी कि IgG का लेवल भी अच्छा बढ़ा हुआ मिलता है, और साथ में सेक्रेटरी एंटीबॉडीज़ यानी IgA का लेवल भी अच्छा बढ़ा हुआ मिलता है जब माइस को खिलाया गया। मतलब जब आलू माइस को खिलाया गया तो बहुत अच्छा हमको इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स देखने को मिला, सीरम में भी मिला एंटीबॉडीज़ का, और साथ ही हमें सेक्रेटरी एंटीबॉडीज़ का भी मिला। तो दीज एंटीबॉडीज़ वेयर प्रोटेक्टिव इन बैक्टीरियल टॉक्सिन ऐसे इन विट्रो। और इन विट्रो भी जब लैब में टेस्ट किया गया तो देखा कि ये जो एंटीबॉडीज़ थी, मतलब हमने इस माइस से अभी एंटीबॉडी कलेक्ट करी, और कलेक्ट करने के बाद में हमने ये बैक्टीरियल टॉक्सिन के साथ मिलाई तो देखा कि इन विट्रो भी प्रॉपरली बैक्टीरियल टॉक्सिन का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर द एडिबल वैक्सीन। अभी एडिबल वैक्सीन्स को लेकर के ह्यूमंस में और एनिमल्स में बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, और डिफरेंट फीड एडिटिव्स फॉर एग्रीकल्चरल एनिमल्स। तो जो एनिमल्स हैं लाइक कैटल, बफेलो, इनके लिए भी रिसर्च इस समय चल रहे हैं। और बहुत सारे प्लांट्स हैं लाइक अल्फाल्फा, मेज़ एंड व्हीट, इनमें भी ये माना गया है कि दे आर द वैल्यूएबल व्हीकल टू डिलीवर वैक्सीन। दे आर वैल्यूएबल व्हीकल टू डिलीवर वैक्सीन। और अभी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऐसी हैं जो एनिमल हेल्थ के लिए इनको ले सकती हैं। तो अभी ऐसे जो एंटीजन्स हैं उसकी हम बात करते हैं। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ये टोबैको जो तंबाकू लोग खाते हैं उसमें मिक्स किया गया। रेबीज़ वायरस ग्लाइकोप्रोटीन को टमाटर में डाला गया। नॉर्वॉक वायरस कैप्सिड प्रोटीन को टोबैको में डाला गया। ई कोलाई हीट लेवल एंट्रोटॉक्सिन, जैसे मैंने आपको बताया, पोटैटो में डाला गया। कोलेरा टॉक्सिन बी सब यूनिट जो है इसकी, ये भी पोटैटो में डाली गई। माउस ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज जो है ये टोबैको में डाला गया। VP1 प्रोटीन ऑफ फूट एंड माउथ डिसीज वायरस जो है पोटैटो में डाला गया है। इंसुलिन जो है एरेबिडोप्सिस एक प्लांट होगा ये, इसमें डाला गया है इंसुलिन। ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो पोटैटो में डाला गया है। स्वाइन ट्रांसमिसिबल गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है एरेबिडोप्सिस में डाला गया है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि आप ये ध्यान दीजिए कि जो एंट्रोटॉक्सिन है उसमें हमने पढ़ा था ए सब यूनिट और बी सब यूनिट, तो ऐसे ही बी सब यूनिट डाली जाती है। यहाँ पर आपको पता होगा शायद तक कि ए सब यूनिट जो होती है वो एक्शन करती है, बी सब यूनिट जो है बाइंडिंग का काम करती है। या थोड़ा सा आप इसको चेक कर लेना, पर यही एक मोड ऑफ एक्शन है ए बी सब यूनिट का। और इधर कोलेरा भी एक टॉक्सिन है जो कि बी सब यूनिट जो होता है उसको लिया गया एज ए जीन और पोटैटो में इंसर्ट किया गया। ऐसे ही एक आर्टिकल और है, उसमें बताया गया है कि इन्फ्लुएंजा एंटीजन टोबैको में डाला गया, टोबैको यानी कि तंबाकू में। म्यूराइन जोना पेलिसुडा एंटीजन जो है टोबैको में डाला गया। रेबीज़ एंटीजन स्पेनिच में डाला गया। इसके बाद में HIV एंटीजन जो है टोबैको में डाला गया, यानी कि तंबाकू खाओ और HIV अगर हो जाए तो उससे बचने का जो तरीका है, मतलब HIV होने के पहले तंबाकू खा लो आप, मतलब सीधी सी बात तो ये।
फिर मिंक एंटेराइटिस वायरस एंटीजन जो है ये ब्लैक आई बीन्स में डाला गया। कॉलन कैंसर एंटीजन जो होता है वो टोबैको में डाला गया। तो स्पिनच मतलब पालक होता है। अब इसमें यह है कि जैसे टोबैको, स्पिनच ये क्यों लिए गए हैं, क्योंकि इनमें मोस्टली जो है वायरल अटैक होता है और ऐसे वायरसेस नोन हैं जिसको हम जानते हैं। तो जैसे इसके लिए जो कैरियर है टोबैको मोज़ेक वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस है। और स्पिनच का भी एक AFM वायरस होगा, एफ एम वायरस है ना। टोबैको में भी AFM वायरस होता है। ब्लैक आई बीन्स में CPM वायरस होता है। टोबैको में टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। तो ये जो वायरस हैं ये प्लांट्स के हैं। तो ये दे आर एक्ट एज ए कैरियर, और इन वायरस के अंदर हम हमारे जो जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा का एंटीजन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, इसके बाद रेबीज़ का एंटीजन इंट्रोड्यूस कर दिया, HIV का एंटीजन इंट्रोड्यूस कर दिया, कॉलन कैंसर का एंटीजन इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ऐसे हम इंट्रोड्यूस करके जो इन वायरस को हम काइमेरिक वायरस में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर इसको हम इन्फेक्ट करते हैं प्लांट से। तो प्लांट इन्फेक्ट हो भी जाते हैं, अदरवाइज़ ये इन्फेक्ट नहीं होंगे। और इन एंटीजेंस का प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। मतलब अगर आप कहें कि टोबैको को जो है इन्फ्लुएंजा हो गया तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऐसे करके जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स तैयार किए जाते हैं जिनको हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं जिसको कोट करने वाले जीन्स जो होते हैं वो डाले जाते हैं प्लांट्स में। तो जैसे IgG का कप्पा फ्रेगमेंट डाल दिया, तो ये क्या करते हैं, फाइनली एंटीजन को कोड करते हैं। तो जैसे मतलब एंटीबॉडी ही बनाते हैं, सीधा एंटीबॉडी बनाते हैं। मतलब आपको ये है कि अलग से एंटीबॉडी बॉडी के अंदर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, प्लांट खा लो आपको एंटीबॉडी मिल जाएगी। जैसे मदर का कोलेस्ट्रॉम होता है और आपको एंटीबॉडी मिल जाती है उससे, वैसे ही प्लांट खा लो एंटीबॉडी मिल जाएगी, वो है। तो IgG का कप्पा फ्रेगमेंट बनता है जब हम ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग डालते हैं टोबैको में। फिर IgM का लेमडा बनता है जब हम NP4 हाइड्रोक्सी 3 नाइट्रोफिनाइलिन एसिटाइल हेप्टेन एज एंटीजन डालते हैं। फिर सिंगल डोमेन डी एंटीबॉडी बनता है सबस्टेंस पी डालने पर टोबैको में। सिंगल चेन FV बनता है फाइटोक्रोम्स डालने पर टोबैको में। तो इन्हीं के अंदर हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर हम सिंगल चेन FV डालते हैं, तो ये एस्कॉर्बिक एसिड टोबैको में डाल दिया जाता है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो पोर्शन है ये सभी का सभी जो है ग्लाइकोप्रोटीन B ऑफ हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, इससे हम IgG बनाते हैं, ये सोयाबीन में डाल दिया जाता है। तो ये काइमेरिक मेथड से या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग करके जो जीन इंजर्शन करके हम जो बनाते हैं उससे हम एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी करते हैं। फ्यूचर में प्लांट बेस्ड वैक्सीन का ही रोल सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहेंगे और सेफ़ रहेंगे। इसमें हमको बहुत ज़्यादा पैथोजन का यूज़ भी नहीं करना है, और सेफ़ हर पर्पज़ से, मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, लेबोरेटरी में भी आप देखेंगे तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, पैथोजन से इंटरेक्शन कम होगा। और जब जो वर्कर रहते हैं इम्यूनाइजेशन वाले उनकी भी सेफ्टी अच्छी रहेगी, क्योंकि वो भी सीधा किसी लाइव पैथोजन को हैंडल नहीं करेंगे। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में भी रहेगा, क्योंकि लाइव पैथोजन का वापस से रिवर्सल नहीं होगा, और वो जो वैक्सीन कैंडिडेट है वो वापस से इम्यूनोजेनिक से पैथोजेनिक नहीं होगा। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारी जगह है। कॉस्टली इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि प्लांट नेचुरली ग्रो करेंगे, और ग्रो करने पर नेचुरली उसमें एंटीजेंस हमारे जो रहेंगे वो बनते रहेंगे। तो ऐसे में आपको केवल खेती करना है और एक बीज डालना है, खेती करना है, और आपको उसमें हमारा जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो मिल जाएगा। तो बहुत ही इकोनॉमिक है ये, और आने वाले टाइम में इसी का यूज़ होगा। और इससे एक चीज़ और है, इसका बेनिफिट एक और है तीसरा, कि हम बहुत कम टाइम में इम्यूनाइजेशन अगर आपको करना है तो बहुत लार्ज पॉपुलेशन को एक साथ बहुत कम टाइम में कवर कर सकेंगे। प्लांट वैक्सीन इसलिए भी सेफ़ हो जाती है एज ए डिलीवरी व्हीकल, क्योंकि अगर हम प्लांट जो वैक्सीन बना रहे हैं उसमें अगर एनिमल टिश्यू कल्चर या ह्यूमन सेल कल्चर का यूज़ करते हैं तो इट रिक्वायर्स अ लॉट एक्सटेंसिव टेस्टिंग फॉर सेफ्टी रीजंस, है ना। सेफ़ होना चाहिए। तो एनिमल्स में, माउस में, सब जगह हम इस पर अप्लाई करते हैं। और वन कंसर्न इज कंटेमिनेशन बाय अननोन पैथोजन, कोई दूसरा पैथोजन आकर के कंटेमिनेट ना कर दे, क्योंकि ह्यूमन और एनिमल सेल टिश्यू कल्चर को कंटेमिनेशन की कंडीशन ज़्यादा बनती है। जबकि अगर प्लांट्स की बात करें
तो इट इज़ वेरी सेफ़, क्योंकि इसमें अदर पैथोजन के कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा इसका प्लांट बेस्ड वैक्सीन का एक बेनिफिट और है कि बहुत सारे पीपल्स ऐसे हैं जो कि किसी ड्रग को प्रिस्क्राइब होने पर उस ड्रग को खाने से डरते हैं, जबकि वो फूड इजीली खा लेते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्लांट बेस्ड वैक्सीन इजीली ले लेंगे, जबकि अगर उनको आप ड्रग प्रिस्क्राइब करो तो उसको लेने में हेजिटेट करते हैं। तो ऐसे में अभी पोलैंड में एक सक्सेसफुली ट्रांसजेनिक प्लांट, जो कि ट्रांसजेनिक लेट्यूस प्लांट है, वो कुछ वॉलेंटियर्स को खिलाया गया, और उसमें जो है रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का जो जीनोम है उसको डाला गया। तो यहाँ जो लेट्यूस है वो बेसिकली एक केबेज लाइक लीफी प्लांट्स होता है। तो इस लीफी प्लांट में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट का जीन डाल करके खिलाया गया। नॉर्मली हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के 3 इंजेक्शंस, डिफरेंट इंजेक्शन रिक्वायर्ड होते हैं। अभी करंटली देखा गया कि हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। तो ऐसे में अगर हम प्लांट बेस्ड वैक्सीन देते हैं तो एक इंजेक्शन का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड जो डिलीवरी है, तो वो लगभग 30% तक रिड्यूस हो जाएगी। Scientists are also working in the rabies vaccine, in the field of rabies vaccine. रेबीज़ वैक्सीन में अभी लगभग जो स्पिनच है, पालक है, उससे बेस्ड एक ट्रायल किया गया और 8 लोगों को ह्यूमन ट्रायल्स में लिया गया, और सेकेंड ट्रायल में लगभग 16 लोगों को लिया गया और कंट्रोल को भी रखा गया, और उनको सभी को 150 ग्राम पालक स्पिनच खिलाई गई, स्पिनच लीव्स खिलाई गई, और ट्रायल में उन्होंने देखा कि उनका जो एंटीबॉडी लेवल है वो बूस्टअप हुआ है। तो लगभग इसको भी 2 से 4 साल लगेंगे डेवलप होने में, और इस टाइप की ओरल रेबीज़ वैक्सीन बनने में। इंडिया में रिलेटिवली जो रेबीज़ वैक्सीन है वो उसकी बहुत ज़्यादा नीड है। देयर इज़ अ ग्रेट नीड टू डेवलप ए रिलेटिवली सिंपल वैक्सीन फॉर रेबीज़, है ना। तो अभी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जो इंडिया में चल रही है वो काफ़ी ओल्ड पाश्चर वैक्सीन है, और उस वैक्सीन में भी पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट के टाइम पर उसको दिया जाता है, जब ऑलरेडी कोई डॉग बाइट का केस होता है। रेबिड एनिमल में भी तभी दिया जाता है। तो देर इज़ अ वेरी ट्रिमेंडस नीड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सच ए सिंपल वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज़। वेटनरी फील्ड में भी अभी प्लांट बेस्ड वैक्सीन नहीं आई है, हालांकि एक वैक्सीन अभी प्लांट सेल टोबैको में डेवलप की गई है जो कि न्यूकैसल डिसीज़ है, और ये डेवलप की है डॉ एग्रो साइंस ने इन द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेंटर फॉर वेटनरी बायोलॉजिक्स ने यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में डेवलप हुई है रिगार्डिंग न्यूकैसल डिसीज़। इसके अलावा प्लांट बेस्ड वैक्सीन जिनका वेटनरी में क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं, और वो है फॉर एग्जांपल कुछ डिसीज़ लाइक स्वाइन ट्रांसमिसिबल गैस्ट्रोएंटेराइटिस। स्वाइन ट्रांसमिसिबल गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है ये कोरोना वायरस से होने वाली डिसीज़ है, और इसमें एस प्रोटीन होता है जिसको कॉर्न यानी मक्का, तो हमारे मक्के के बीज में इसको डाल करके एस प्रोटीन को डाल करके ट्रांसजेनिक बनाया गया, और इसको जो है दिया गया इन द स्वाइन। तो साइंटिस्ट लोगों ने 3 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप में 50 ग्राम मक्का कॉर्न जो है ट्रांसजेनिक कॉर्न खिलाई, दूसरे जिसके अंदर क्या है 2 मिलीग्राम ऑफ एस प्रोटीन था। दूसरा जो ग्रुप बनाया उस ग्रुप में इन्होंने कमर्शियली मॉडिफाइड लाइव वैक्सीन लगाई, और साथ में इन्होंने नॉन ट्रांसजेनिक कॉर्न खिलाया। तीसरा ग्रुप बनाया उसमें तो नॉन ट्रांसजेनिक कॉर्न ही खिलाया, मतलब उस ग्रुप को कुछ भी नहीं दिया। तो ये 10 दिन के पिगलेट्स इन्होंने लिए और 10 दिन तक इन्होंने इसको खिलाया। अब इसके बाद उन्होंने जब 10 दिन खिला दिया तो बाद में इन्होंने ओरली चैलेंज किया विरुलेंट वायरस से, और क्लिनिकल सिम्टम्स देखिए क्लिनिकल सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। तो 50% जो पिग थे जिनका ट्रांसजेनिक कॉर्न से वैक्सीनेशन हुआ था उसमें डायरिया हुआ, है ना। 70% ऐसे थे जो कमर्शियली अवेलेबल वैक्सीन दिया था तो उनमें इम्यूनाइजेशन देखने को मिला और उनमें कुछ भी नहीं हुआ, और 100% ऐसे थे जिनको नॉन ट्रांसजेनिक कॉर्न ने खिलाया जिसमें कुछ भी नहीं था, वो सब के सब बीमार हुए। तो इससे समझ में आता है कि जो एस प्रोटीन हमने ओरली खिलाया है
वो कहीं ना कहीं 50% में इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है और पार्शियली प्रोटेक्शन देता है। ऐसे ही साइंटिस्ट लोगों ने एफएमडी डिसीज़ के ऊपर भी, जो कि वेटनरी इंपॉर्टेंस रखता है, पिग में एक्सपेरिमेंट किया है। फुट एंड माउथ डिसीज़ वायरस के लिए जो बम्बू मोज़ेक वायरस होता है प्लांट का, उसके साथ में जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसको, उसमें एफएमडी वायरस का जो वीपीआई प्रोटीन होता है उसका जीन इंट्रोड्यूस किया, और जीन इंट्रोड्यूस करके इन्होंने प्लांट में इंजेक्ट किया। तो प्लांट में डिफरेंट टाइप के जो काइमेरिक फ्यूज़न पार्टिकल है वो डेवलप हुए विथ, जिसमें कि बम्बू मोज़ेक वायरस था और हमारा एफएमडीवी का जो है वीपीआई प्रोटीन था। तो अब इसको देने का तरीका क्या था साइंटिस्ट लोगों का? उन्होंने क्या करा, बहुत सारे ग्रुप्स को जो कि 2 महीने ओल्ड थे, स्वाइन के पिगलेट्स जो कि पैथोजन फ्री थे, उनको इम्यूनाइज किया गया विद द हेल्प ऑफ CVP, यानी कि काइमेरिक वायरस पार्टिकल। जो मैंने अभी काइमेरिक वायरस पार्टिकल के बारे में आपको बताया, वो इम्यूनाइज कर दिया उससे, ठीक है, इंट्रामस्कुलरली दिया। और उसके बाद में 6 सप्ताह बाद फिर बूस्टअप कर दिया उसी उतने ही अमाउंट से और उसी रूट से, लगभग इंट्रामस्कुलरली वैसे ही दे दिया। फिर उसके 4 सप्ताह बाद इन्होंने क्या करा, चैलेंज किया नेचुरल वायरस से, एफएमडी के नेचुरल वायरस से, और उन्होंने सिम्टम्स मॉनिटर करे। तो जिस ग्रुप में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था, वो ग्रुप तो बीमार हो गया, और जो ग्रुप में इन्होंने सारा इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल किया था, उसमें इन्होंने नो सिम्टम्स आफ्टर चैलेंज देखे। तो वेटनरी इंपॉर्टेंस की एक डिसीज़ है इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज़। तो ऐसा ही एक्सपेरिमेंट इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज़ ओरल वैक्सीन के लिए भी किया गया। जो ट्रांसजेनिक प्लांट है उसमें एरेबिडोप्सिस थालियाना का यूज़ किया। एराबिडोप्सिस थालियाना जो है अफ्रीका के शहरों में रोड के साइड में मिलने वाली एक वीड होती है, और इसमें जो है ईयर लाइक फ्लावर, वाइट फ्लावर्स आते हैं। तो इसका जो है इसमें जो हमारा जीन है IBD का VP2 प्रोटीन, उसका ट्रांसजेनिक एराबिडोप्सिस थालियाना बनाया, और ओरली इसको गवाज के थ्रू दिया गया, मतलब फोर्सफुली जितनी भी पोल्ट्रीज हैं, मुर्गियां हैं, उनको दिया गया। और साथ ही कमर्शियल लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स का भी जो है इंट्रोडक्शन किया गया। तो ग्रुप्स बनाए गए अलग अलग, और एक में गवाच के थ्रू दिया और दूसरे में कमर्शियल लाइव वैक्सीन दी गई। फाइनली वापस से बूस्टअप किया गया ओरल बूस्टर से चिकन्स को, और बाद में ये देखा गया कि जो प्लांट एक्सट्रैक्ट से इम्यूनाइजेशन जिनका किया था उसमें 80% प्रोटेक्शन देखने को मिला। वहीं कमर्शियल वैक्सीन से जो बूस्टअप किया था, ओरल बूस्टअप किया था, उसमें 90% प्रोटेक्शन देखने को मिला। मतलब जब कमर्शियल वैक्सीन प्लस ओरल वैक्सीन दोनों ही दी गई एक साथ, तो 90% प्रोटेक्शन देखने को मिला, और केवल जो कमर्शियल वैक्सीन थी उसमें सिर्फ 78% प्रोटेक्शन देखने को मिला। तो ऐसे ही जो IBD है, इस वायरस का राइस के सीड में भी ट्रांसजेनिक राइस बनाया गया, और ट्रांसजेनिक राइस से को सीड्स को खिलाया गया। तो ये देखा कि इन पोल्ट्रीज़ में 80% जो है प्रोटेक्शन देखने को मिलता है जब इनको हम चैलेंज करते हैं विथ IBDV स्ट्रेंस, विरुलेंट IBDV स्ट्रेंस। तो वैक्सीन प्रोडक्शन में बहुत सारी टेक्निकल स्टेप्स होती हैं, टेक्नोलॉजिकल स्टेप्स होती हैं, लाइक प्रोडक्शन होता है, उसका कंसंट्रेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, उसकी पैकेजिंग होती है, फिर डिलीवरी होती है। उसके बाद में ऐसा स्टाफ चाहिए जो उसका वैक्सीनेशन प्रॉपर मैन पावर चाहिए जो लगा सके, कैंपेन, वैक्सीनेशन कैंपेन किया जा सके। इसके बाद ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए जो कि इस वैक्सीन को बना सके, और फर्दर इस वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज में, कोल्ड चेन में स्टोरेज कर सके, उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सके। तो ये सारी जो है, साथ में एडिशनली इन मोस्ट केसेस वैक्सीनेशन रिक्वायर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल एनिमल। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कितनी बार हार्मफुल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो चाहिए हमें कि हम वैक्सीन को लगा सकें। प्लांट बेस्ड वैक्सीन में यही एक एडवांटेज है कि ये जो वैक्सीन का पूरा प्रोटोकॉल, हम टेक्नोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स प्लांट बेस्ड वैक्सीन में नहीं आती। प्लांट बेस्ड वैक्सीन में जो वैक्सीन्स होती हैं वो इजीली बाय द रूट या सीड या ग्रेन या फ्रूट या वेजिटेबल या लीव्स के थ्रू हम एनिमल को लार्ज को हम ऑफ़र कर सकते हैं। दूसरा, इसका लार्ज स्केल में सिंप्लीफाइड मैनर में प्रोडक्शन किया जा सकता है, और ऐसे में इसका जो प्राइस होता है वो भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। ये थर्मोस्टेबल होते हैं क्योंकि
जैसे ग्रेन्स वगैरह जो हैं ये काफ़ी हाईली सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं, तो ऐसे में ये जो वैक्सीन्स होती हैं थर्मोस्टेबल्स हो जाती हैं। इनकी शेल्फ़ लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, इनका स्टोरेज इनको कोल्ड चेन में नहीं करना पड़ता और काफ़ी अच्छे से स्टोर कर लिया जाता है। वन एडवांटेज इसमें ये भी है कि जो प्लांट बेस्ड वैक्सीन्स हैं उससे हमें इट विल स्टिमुलेट द म्यूकोजल इम्यूनिटी। तो म्यूकोजल इम्यूनिटी, और स्पेशली अगर एनिमल्स में देखा जाए तो स्पेशली इन केस ऑफ रूमिनेंट्स इट इज़ वेरी सेफ एंड बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस हैं जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते, तो इसमें हम कंटेजियस एनिमल पैथोजन से भी दूर रहते हैं। और रूमिनेंट्स में इसलिए सेफ बताया मैंने और इसलिए बेस्ट बताया क्योंकि रूमिनेंट्स में जो माइक्रोफ्लोरा है उसमें अगर हम नॉर्मली कोई ओरल वैक्सीन डालते हैं तो रूमिनल माइक्रोफ्लोरा से पहली बात तो डाइल्यूट हो जाएगा, दूसरा होगा ये कि बहुत ज़्यादा विलाइज हैं और बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होने के कारण जो है वो वैक्सीन इतना वर्क नहीं कर पाएगा। अब प्लांट बेस्ड वैक्सीनेशन के लिए थोड़ा सा इसके लिमिटेशंस हम देख लेते हैं कि एज द प्लांट मस्ट बी जेनेटिकली मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस दिस इम्यूनोजन, प्लांटिंग दिस विल नीड क्लोज सुपरविजन टू अवॉइड स्पिल ओवर इनटू द नेचुरल वेजिटेशन। ऐसा ना हो जाए कि जैसे सपोज पोलिनेशन वगैरह होता है तो जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो पोलिनेशन करने के लिए स्पिल ओवर करें, इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे नेचुरल प्लांट्स पे लेके चले जाएं। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है इसका। एन अल्टरनेटिव टू ओवरकम दिस लिमिटेशन इज द यूज ऑफ ट्रांसफेक्टेड क्लोरोप्लास्ट विच डो नॉट ट्रांसफर द अल्टर्ड जीन टू नेक्स्ट जनरेशन विया पॉलिनेशन। तो इससे अच्छा ये है कि आप क्लोरोप्लास्ट का ट्रांसफेक्शन कर दें और क्लोरोप्लास्ट में जो जीन है उनका अल्टरेशन कर दें ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन में विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन नहीं जाए। एन एडिशनल लिमिटेशन ऑफ प्लांट ड्राइव्ड वैक्सीन इज द लो लेवल ऑफ एंटीजन एक्सप्रेशन। इसमें एंटीजन एक्सप्रेशन बहुत कम होता है, ये याद रखना, विच शुड बी इम्प्रूव्ड बाय क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अल्टीमेटली क्लोरोप्लास्ट ही एक ऐसा इसका सॉल्यूशन है जिसमें हम क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। प्लांट ब्रीडिंग कर सकते हैं और फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से भी हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड वैक्सीन में सबसे पहली वैक्सीन 1990 में इसको रिपोर्ट किया गया था, सक्सेसफुल इम्यूनाइजेशन किया गया था विद स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस सरफेस प्रोटीन ए ऑन टोबैको लीव्स। और इसके बाद में बहुत सारी ह्यूमन और एनिमल्स की डिसीज लाइक एवियन इन्फ्लुएंजा, देन पीपीआर, देन ट्रांसमिसिबल गैस्ट्रोएंटेराइटिस वायरस, देन बोवाइन पास्चुरेलोसिस, फेसियोला हेपेटिका एंड अदर्स, इन पर सभी पर एक्सपेरिमेंट हुए और 2006 में जाकर के द फर्स्ट वैक्सीन एक्सप्रेस्ड ऑन द प्लांट सेल कल्चर वॉज अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल यूज इन यूएसए बाय यूएसडीए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इट इज़ द वैक्सीन अगेंस्ट न्यूकैसल डिसीज इन द पोल्ट्री। तो ये सबसे पहली वैक्सीन है जिसको अप्रूवल मिला है 2006 में यूएसए में, न्यूकैसल डिसीज इन पोल्ट्री में। तो प्लांट बेस्ड वैक्सीन्स हमने पढ़ा, साथ में एडिबल वैक्सीन्स हमने पढ़ा, हमने इसमें ओरल वैक्सीन पढ़ा, इसमें हमने नेज़ल वैक्सीन पढ़ा, और ये दिस इज़ ऑल अबाउट द म्यूकोजल वैक्सीनेशन और म्यूकोजल वैक्सीन्स हमने स्टडी किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू आर एंजॉइंग दिस टॉपिक, यू अंडरस्टूड टू मैनी थिंग्स। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स।